बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी फ़नकारा मौजूद हैं जो पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से अपने फ़न से, अपनी मेहनत से अपने चाहने वालों के दिलों पर राज कर रही हैं। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, अपने फ़न में एक बड़ा नाम है और आपकी बहुत फरमाइश थी कि इनको इन्वाइट किया जाए और बहुत सारे सवाल जो आपने हमें भेजे हैं आज हम वो भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेघा साहिबा। कोड़ किरली ते शतीरा न जप्फे हैबत खान, आज नौबत दी था तेरा शरीर वजेगा। वेलकम टू द शो मेघा साहिबा। Thank you so much and thanks for having me such a ज़बरदस्त शो विद वसी शाह जी। थैंक यू सो मच और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। अभी बताइए कि हल्के फुल्के सवालात से आगाज़ किया जाए, जो लोगों ने बड़े यानी कि संजीदा और कुछ सख्त सवालात भी भेजे, उससे पहले शुरू मुझे किया ये जाए। बताइए इतनी खूबसूरत यादें आपने कहाँ से कैप्चर की हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं वापस उस जगह पे दोबारा पहुँच गई हूँ, क्योंकि बड़ा प्यारा ही हम लोगों ने एक टाइम गुजारा हुआ है, बल्कि गुजार भी रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री हो गई, चाहे टेलीविज़न हो गया, चाहे थिएटर इंडस्ट्री हो गई, वट तो मेरे लिए तो बस ये मेरी लाइफ है और बाकी हाथ हौला रखना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, हम आपको पता है हाथ हौला और डाडा क्या, बस कोशिश करते हैं कि जो भी अपने फ़न का माहिर है, आपको पता है कि इस सीट पे हर शोबे के लोग जो हैं वो आते हैं, उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो। हमारी कोशिश होती है कि वो आएँ और उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो पब्लिक के सामने नहीं होते उस पर हम बात कर सकें। और जो भी प्रोफेशनल है, जो भी आर्टिस्ट है, उसके काम के अलावा भी वो ज़िंदगी को कैसे देखता है, अपने प्रोफेशन को कैसे देखता है, माशरा उसके प्रोफेशन को कैसे देखता है, इसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई इस सीट पर बैठने के लिए आपको पहले अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है और मेरे लिए तो ये बहुत ही प्राइड मोमेंट है कि मैं आपके सामने, अपने कोलीग्स के सामने यहाँ पर बैठी हूँ और आप सबसे बातें कर रही हूँ। और जहाँ तक हमारी बात है तो मैं यही कहूँगी कि हमारे लिए लोगों के परसेप्शंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो यही समझते हैं कि शायद हम परियों वाली, शहजादियों वाली और बड़ी महारानियों वाली लाइफ गुजारते हैं, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो सेम लाइक अदर ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल, इट्स फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस, पेन, लव एंड ऑल्सो विद लव। लेकिन उसमें ट्विस्ट बड़े आते हैं शायद। बिल्कुल। और हर इंसान की जिंदगी में वही चीजें रहती हैं जो हमारी लाइफ में भी रहती हैं। तो कुछ हम जरा कम लोगों को दिखाते हैं अपने वो पहलू जो शायद लोगों को लगे कि नहीं यार ये नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि लोग हमसे एक्सपेक्ट ही ये करते हैं खुशियाँ, मोहब्बतें और हमारा वो प्यारा चेहरा जो वो हमें स्क्रीन पर देखते हैं जब हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और मैं अपनी अगर बात करूं तो मेघा का नाम ही एक ऐसी एक्ट्रेस का है जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रही है। लोगों ने जो मेरा रक्स देखा, क्या उसमें लोगों ने मुझे प्यार किया और मैंने भी जो अपना दी बेस्ट दिया और ऐसा रक्स किया कि वो कोई कर ही नहीं सका। हेलीकॉप्टर स्टेप आपके अलावा किसी ने नहीं किया? हेलीकॉप्टर तो मैंने ज़्यादा नहीं उड़ाया था, मैंने तो ज़मीन पे चक्कर ले लेके अपने घुटने घिसा दिए क्योंकि मैं उड़ी नहीं, मैंने चक्कर लिए और ऐसा स्टेप किया कि वो कोई भी आज तक नहीं कर सका। और जैसा कि आपने हेलीकॉप्टर स्टेप कहते हैं? नहीं, वो तो इनकी अपनी जहनी बीमारी है। हेलीकॉप्टर नहीं है वो, कोई मखसूस नाम है उसका? शाह जी वो प्योर क्लासिकल अंदाज का एक रक्स था। अच्छा, रिदा कह रही थी कि बहुत सारे सवाल भी लोगों ने भेजे हैं। बिल्कुल, लोगों ने ये भी पूछा था कि मेघा जी आप इतने चक्कर लेती हैं तो कभी आपको खुद को चक्कर नहीं आए? ये क्या सवाल हुआ भाई? जो लोग अपने काम के माहिर होते हैं उनको थोड़ी चक्कर आते हैं। और शाह जी वो जो चक्कर लोगों को दिए ना वो ही वापस आ रहे होते हैं। हेलो, आपको कौन सा मैंने चक्कर दिया? खुद देखो लिबर्टी का गोल चक्कर जितना वजूद है। अच्छा मेघा, ये बताइए
कि आप हमारे स्टेज की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो पढ़े लिखे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी उनमें से एक हैं, और आप एक ऐसे प्रोफेशन से हैं जिसमें आपने बहुत नाम पैदा किया ना, यानी कि रक्स में जो 2-3 लोग हमारे यहाँ बहुत ही नामवर जाने जाते हैं, उनमें से आप एक हैं। मगर ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में माशरे के एक वसी हल्के की राय जो है वो बहुत मजबूत नहीं है। तो आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, अपने फ़न की माहिर हैं, मगर उस फ़न के हवाले से जिस माशरे में आप रहती हैं उसकी राय मुख्तलिफ है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे लोगों की नहीं भी है। आप इसको कैसे देखती हैं, क्या महसूस करती रही हैं सारे अरसे में अपने फ़न की पीक पे होते हुए भी? शाह जी, सवाल तो बहुत ज़्यादा आपने ऐसा कर दिया कि वो कहते हैं ना कि मैं कुछ कहूँ तो लोग बुरा मान जाएंगे। बेसिकली हम जिस माशरे में रहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक डबल फेस माशरा है। हम देखना भी चाहते हैं और हम उसको बुरा भी कहते हैं। और मेगा सिर्फ थिएटर में नहीं, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन पर तो हर दूसरे तीसरे घर में चली रहा होता है। अपने लिए असूल कुछ है, दूसरों के लिए असूल कुछ है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में हम हर उस काम को पहले नेगेटिविटी में लेते हैं, बाद में वही काम ये लोग खुद कर रहे होते हैं। पहले कहा जाता था शोबिज अच्छा नहीं है, अब तो हर बच्चा, बड़ा, बुरा, नौजवान नस्ल मोबाइल में हाथ पकड़ के क्या कर रहा है, टिकटॉक पे ना, क्या नॉट ओनली टिकटॉक, जितनी भी सोशल साइट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान भी पैदा किया और उसके अंदर एक जुबिल्लत पैदा की है कुछ करने की। वो फितरती होती हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ टैलेंट्स होते हैं जो फिर बाद में जाके निखरते हैं। कोई शोबिज में चला जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो चीज़ें इन टेक्नोलॉजी सेंस वो बिल्ट इन की होती हैं, उसी को आपने इन्हेंस करना होता है। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, हम इस पर भी आएंगे कि अगर हमारे मुल्क की फनकार को परफॉर्मेंस करती है तो बड़े बुरे अंदाज में कहा जाता है जी कि जी ये तो मुजरा कर रही है। वही परफॉर्मेंस अगर कोई हमारे हमसाया ममालिक की आर्टिस्ट करते कहते हैं वाह 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 व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो क्या हम अपने ही लोगों को हमेशा लेट डाउन करेंगे? क्या हम अपनी ही चीज़ों को बुरा कहेंगे? क्या हमने एक कसम खाई हुई है कि हम अपनी चीज़ों को इज्जत नहीं देंगे? वही फनकार जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी वो वैल्यू नहीं होती। वही फनकार जब सिर्फ हमसाया ममालिक का ठप्पा लगाकर एक चक्कर लगाकर आ जाएं तो उनकी वही वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में बन जाती है। जो भी काम हो रहे हैं वो सब के सब हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से हो रहे हैं, चाहे वो फिल्में बन रही हैं, चाहे वो टेलीविज़न में ड्रामास चल रहे हैं, चाहे वो थिएटर पर काम हो रहा है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट पे जाती है कि उसको चेक एंड बैलेंस करें। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर तो कोई भी माशरा नहीं चल सकता, वरना वो तो जंगल का कानून हो गया। और एक स्पेसिफिकली जो छाप अब ड्रामों पे लग चुकी है, अगर आप अपनी फैशन इंडस्ट्री को देखें इस वक्त, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनकी मॉडल्स की वॉक नहीं देख सकते। वहाँ पर क्यों नहीं एलिगेशंस लगते? क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी आती है। और जो यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ हैं, या थोड़े बहुत अगर उनसे कोई लूज स्टेप होते हैं वो फिर माफ़ी भी मांग लेती हैं, लेकिन फिर भी उनको वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो आपका मौक़िफ़ इसमें यह है कि दोनों तरफ आज़ादी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, किसी दायरे में लाना चाहिए, और थिएटर के लोगों को भी? सबको ओवरऑल देखिए, बुराई जहाँ तो आप समझती हैं कि कुछ हुदूद होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। शायद साहब मेरे पास भी वही स्टेज था। क्या मेरे ऊपर कभी बैन लगा? आप कभी बैन नहीं लगा? मुझे कभी नोटिस नहीं मिला। बैन होना तो बहुत दूर की बात है। ना फिल्म में ऐसा काम किया जो इखलाक से गिरा हुआ हो, ना टेलीविजन पर, ना ही थिएटर पर। इसीलिए लोग मेरी एक साफ सुथरी इमेज से प्यार करते हैं। और आपने अपनी लिमिट्स खुद लगानी होती है कि मैंने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो जब फनकार पढ़ा लिखा होगा, उसको अपनी हदूद का पता होगा कि मैंने इस दायरे में रह के काम करना है, तो मेरा ख्याल है कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ये फरमाइए, आप क्या समझती हैं कि ये हुदूद जो है ये किसे तय करनी चाहिए? आर्टिस्टों को तय करनी चाहिए, आप ही के शोबे के जो सीनियर्स हैं या जो दीगर मोतबर लोग हैं उनको तय करनी चाहिए, या गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए? देखिए, सब ने अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करना है। कोई भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबर्रा नहीं है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है। जिस तरह एक गंदी बात, एक गंदी जुगत सीधा आपकी माँ बहन को हिट करती है, उसी तरह एक वल्गैरिटी जेस्चर वाले जो एक्शंस हैं, डांस में उसको नहीं कह रही क्योंकि डांस तो इसमें है ही नहीं,
तो इसको अलग करना बहुत जरूरी है और ये ज्यादा खतरनाक है। तो मेरा ख्याल है इसको रोक टोक लगानी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हमारे वो 3 डिपार्टमेंट्स की भी है, जिसमें होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और डीसीओ डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और होम डिपार्टमेंट आता है। आर्ट काउंसिल तो ये तीनों डिपार्टमेंट इटसेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो अगर उनको रेगुलेट करना चाहिए। इनको रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा ये फरमाइए, आदमी किसी शोबे से हो और उस शोबे में तनज़्ज़ुली हो रही हो, वो शोबा बदनामी का बायस बन रहा हो, तो क्या इंसान के दिल पे गुजरती है? ऑब्वियसली जो लोग उस शोबे से जुड़े होते हैं उनको बुरा लगता है और जो लोग जिम्मेदार होते हैं फिर उनको सजा भी मिलनी क्योंकि चाहिए। वैसे ही तो आपको भी फिर पुकारा जाएगा लेकिन ना, अल्लाह का ब्रैकेट किया शुक्र है जाएगा। कि जब ये डाउनफॉल की तरफ आया, मैं उससे बहुत पहले मैंने थिएटर क्विट कर अच्छा। दिया था। मैंने जब अपना लास्ट प्ले किया था वो 2015 में किया था। तो 10 साल हो गए आपको छोड़े, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। और आपने क्यों छोड़ा? बस उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे इस पर स्टॉप लगाना है और कुछ नया करना है। मुझे आपकी बात से लगा कि इन्हीं लोगों को अगर रेगुलेट कर लिया जाए, सिखा दिया जाए, तो ये बेहतर काम कर सकते बल्कि हैं। मैंने यहाँ तक देखा है शाह जी कि ये जिन पर बैन वगैरह लगे हैं उनके माफियों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि सानू माफ कर दो, अब हम आइंदा से ये काम नहीं करेंगे, हमें एक मौका दे के देख लें। तो देखिए माफ तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बार बार वायलेशन हो रही है तो फिर तो मेरा ख्याल है उनको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। और अगर तो कोई कहते ना बंदे दा पुत्र बन गया है या बंदी अल्लाह ने किसी को हदायत देती है, तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट तो रोज रोज पैदा नहीं होते, मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। और ठीक है अगर कोई नादानी में कोई कर गया गलती तो दरगुजर करना चाहिए, लेकिन शराइत के साथ, एक रिटर्न बयान के साथ, ताकि अगर दोबारा हो तो माफी की भी गुंजाइश ना हो। क्यों शजर मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप सर सही। थैंक यू। शजर को तो ऐसे नादान बहुत पसंद है। तो नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेगा साहिबा, की तारुफ की मोहताज नहीं है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? मेगा जी अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। और हराम मेरे पर्स च कुछ होवे तो ना रखे मेरा कुछ सामान। जी मेगा, लेट मी चेक क्या है सामान। ओह वाओ, वाह वाह वाह, नाइस। वैसे ये लगा के देखो कैसा लगेगा टीका। बिस्मिल्लाह, आपको तो हर दौर में बहुत अच्छा लगा है। आपने सारी जिंदगी टीके ही तो लगाए हैं। लेकिन गलती की, आखिरी वाला जहर वाला लगाना चाहिए। अब बोले ना, ओ अब बोले ना तो इससे पिटाई होनी है। वाह वाह वाह, ये सामान खुलते मुझे तो कुछ याद आ गया, बचपन की यादें और बचपन की फैंटी। एक ही बार अम्मी से पढ़ी थी, फिर मैं ठीक हो गई। वाह वाह वाह, ये काम की चीज है। लूडो, वाह। अच्छा जी, लूडो से क्या याद आ गया मेगा को? रोंदी मारना। बेईमानी करती हैं आप इस जिंदगी में? काश कर लेती थोड़ी बहुत। अच्छा, काश होनी बेईमानी? चाहिए थोड़ी सी जिंदगी अच्छा? में। हाँ जी, इतना भी सच ना बोले कि आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। लोगों को ना धीमी आवाज का सच और ऊंची आवाज का झूठ बहुत पसंद है। वाह, बड़ी अच्छी हसीन यादें हैं, स्पेशली ये जो ये सीढ़ी, सांप सीढ़ी कहते हैं सांप इसे, सीढ़ी। तो बड़ा बचपन में कैरम हो गया या ये लूडो हो कितने गई, अच्छे खेल थे ना ये जो। बैडमिंटन हो गया। ये बड़ा जबरदस्त एक स्पेशली स्कूलिंग लाइफ में ना बहुत अच्छा था। तो बड़ा मजेदार ये था। और अक्सर हम लोग पेप्सी, बर्गर हाँ जी, हाँ जी। या इस तरह की कोई चीज के जो जीतेगा वो एंटरटेन होगा इन लाइक दैट ऑफ चीजों से। ये फरमाइए भी, आपने कहा कि एक ही मर्तबा वालदा ने मारा फिर मैं ठीक हो गई। अब वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने हरकत ही ऐसी की, वो मार खाने वाली थी। वो आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि अम्मी ने फिर एक क्यों लगाई, 2 लगानी थी। अब चूंकि मैं बहुत शरारती थी बचपन में, तो मुझे आदत होती थी क्योंकि आपको पता है पुराने जमाने में ज्यादा बाहर छतों पे सोना और वो मतलब एक माहौल होता था। कहाँ आपकी फैमिली की रिहाइश थी? अंदरून लाहौर में। हाँ जी, अच्छा। अंदरून लाहौर में। हम प्योर लाहौरी हैं, प्योर खाने वाले, खाबे शाबे प्योर लाहौरी। तो मैंने एक दिन क्या हरकत की कि
मैं उठी और मुझे पता नहीं क्या सूझी, तीसरी मंजिल से मैंने ना एक बाजू से वो जो एच था पकड़ के सारा मैंने अपने आप को नीचे उंडेल दिया और नीचे मेरी कजन खड़ी हुई, लटक गई जिसे कहते लटक गई मैं और सारी मैं झूल रही हूँ और मैं अपने दिल से अपनी जिम्नास्टिक कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज टू थी करने की, लेकिन उस दिन मैं पकड़ी गई कि मुझे देख लिया मेरी कजन ने और मैंने उनको कहा बाजी रानी देखो मैं क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने देखा तो वो पहले तो वो शॉक्ड हो गए कि हाँ है ये क्या कर रही है, तीसरी मंजिल से लटकी हुई है। खैर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, अच्छा जरा मुझे वापस तो चाह के दिखाओ। मैंने कहा ये देखे, मैंने ऊपर छलांग मारी, मैं वापस वो दर करती ऊपर आई, सीढ़ियां चढ़ के अम्मी सोई थी, मैं कहती खाला खाला उठो देखो किटी की कर रही है, मुझे मेरा निकनेम किटी है, मुझे किटी। अम्मी उठी हड़बड़ा के कहते देखो लटक गई। उस वक्त तो हुई 10 एक, फिर पड़ी 10, हमने कहा हिली ना हूं इथों। फिर अम्मी ने क्या करना, डेली रात को मेरे पाँव के साथ ना दुपट्टा बांध के सोना या कभी रस्सी बांध के सोना। कैसी फुर्ती है, टिकती नहीं थी ना, मैं टिक के बैठती नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए अभी भी मैं कितना हिल रही हूँ क्या मैं टिक रही हूँ? बड़ी बात, किट्टी अभी तक नहीं टिकी। नहीं टिकी। तो ये फरमाइए, इस प्रोफेशन में जब लोग आते हैं तो अमूमन जैसा कि मैंने कहा ना कि सोसाइटी बिल्कुल और तरह से देखती है, सोसाइटी का एक बड़ा हल्का इस शोबे को ज़रा मुख्तलिफ तरह से देखता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, फैमिली की सपोर्ट रही? जी शाहजी, इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड कहती हूँ कि मुझे हालांकि मुझे इतना वो नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती थी कि अगर आपको शौक है, क्योंकि मैं इतनी फाउंड ऑफ डांस थी कि जहाँ जाना फैमिली में, चाहे कोई शादी है, सालगिरह है, सब ने ये कहना किटी आ रही है बस उसके साथ वो करने, हमने वो सेटिंग करनी है तो वो हल्ला गुल्ला होना है। तो मेरे बगैर कोई फैमिली का इवेंट ही नहीं होता था। सबको ये पता था कि मैं बहुत अच्छा मतलब कि रक्स करती हूँ और मुझे जुनून था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। या मैंने पढ़ना होता था या मैंने डांस करना होता था, क्योंकि बस इन्हें रोटी खानी तो नाल डांस करना और इन्हें कुछ नहीं करना। तो आपने सीखा था किसी से? किसी से भी नहीं। अच्छा, ये सब गॉड गिफ्टेड। इवन जिस दिन पहले दिन मैंने वो स्टेप किया अपने पहले ड्रामे स्टेज पे घुंघरू गिरा शरीफों में, जिसका जिक्र अभी भी हो रहा था, वो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मुझसे हुआ था एब्रप्टली। ऐसे मैं बिजली की तरह सर्कल लेती मतलब आपका ये जो सर्कल था ना, ये भी बड़ा है, जिसको ये हेलीकॉप्टर, हाँ जी हेलीकॉप्टर, ये खुद जहाज है ना, ऐसे हेलीकॉप्टर कह रहे ऐसे घूमती मेरे ज़हन में क्या है, मैं बैठ के मैंने वो लहंगा पहना हुआ था, उसी वक्त ऑन द स्पॉट मैंने वो सारा वो स्टेप किया और उसके बाद वो ऐसा लोगों ने उसको पसंद किया कि वो मेरी वजह शोहरत बन गया, वो मेरी वजह शनाख्त बन गया। और ये इस प्ले की आप बात कर रही हैं, ये अफजाल अहमद साहब का? जी, ये 2001 में हुआ था घुंघरू गिरा शरीफों में, और तब से बस घुंघरू बजते ही रहे। अच्छा, ये अहम बात इसलिए है कि अफजाल साहब तो बहुत सीरियस प्लेस किया करते थे ना, क्योंकि अफजाल साहब का जो थिएटर था उस पर तो न कभी किसी ने एतराज किया, न किसी ने कोई सवाल उठाया, बल्कि उसको तो बहुत याद करते हैं अफजाल साहब के उसको। बेसिकली वही वो ड्रामे थे जो लोग देखना चाहते थे, और उसका हिस्सा होता था डांस। बल्कि उस डांस के बगैर वो ड्रामा ही नहीं होता था, क्योंकि जब वो मेरा ड्रामा मुझे याद पड़ रहा है कि जिस दिन हमारी सेंसर रिहर्सल थी, तो मजिस्ट्रेट जो चेक करने के लिए आते हैं और जो डिपार्टमेंट आते हैं, मेरा जो डांस था वो ड्रामे के वाइंड अप से जस्ट 8 मिनट पहले था। पूरा ड्रामा स्क्रिप्टेड होने के बाद कर्टन मेरे ऊपर खुलता था, जिसको हम कहते हैं एंट्री, फर्स्ट एंट्री। ऐसे कर्टन खुलता था, ओपन होता था, तो मैं अंदर से दुल्हन बन के बाहर निकल रही होती थी। इंटरवल का कर्टन मेरे पे क्लोज होता था और वाइंड अप का कर्टन भी मेरे ऊपर होता था, यानी कि 3 घंटे लगातार मेरी प्रेजेंस स्टेज पर होती थी, जिसमें इन आउट और प्रॉपर वो स्क्रिप्टेड प्ले होते थे, जिसका इवन फुट वर्क भी हमें बताया जाता था कि आपने यहाँ से राइट से लेफ्ट से वो कॉर्नर, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाना है। मूव्स भी, डायलॉग्स भी, कुछ भी जो है स्क्रिप्ट से बाहर नहीं होता, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ कि एक आर्टिस्ट ने अपनी मर्जी से कुछ ऐड ऑन कर दिया। अफजाल साहब ने कहा कल ड्रामा नहीं है, कल फिर से रिहर्सल होगी। प्रॉपर एक मैसेज होता था, एक कहानी होती थी। इस तरह नहीं होता था कि जिस तरह अब हो रहा है कि स्टार्ट में 10 मिनट की लड़कों की एंट्री हुई है, उसके बाद दंदनातन गाने शुरू हो गए, तुम ही आजा पीनो, तुम ही आजा पिंकी, तू भी आजा फलाना, तुम ही आजा। ऐसे नहीं था, प्रॉपर एक ड्रामे की सूरत में ये बताया जाता था और लोगों को समझाया जाता था कि अब यहाँ पर
एक रक्स या जो भी परफॉर्मेंस है वो आनी है, उसके बाद ये सिचुएशनल आगे ड्रामे की जारी रहेगी। तो जब स्क्रिप्ट गया, कहानी गई, डायरेक्शन गई, ड्रामा भी गया, वो लोग भी गए। अफजाल साहब की कोई बात, कोई यादें अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। स्टार्ट में मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताती हूँ। जब मैंने एंट्री मारी ड्रामों में, मेरे नाम का कॉन्फ्लिक्ट बन गया कि जी मेघा नाम चेंज कर लें। अच्छा। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी कि किसकी वजह से बना, एंड फिर लड़ाई में ना हो सही जाए। बात है। खैर वो कुछ ऐसी बात हुई कि मैंने कहा सर मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैंने नहीं करना। अब बीच में बहुत एक मोतबर शख्सियत जो कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ख्वाजा परवेज साहब, वो और इफ्जाल साहब फिर दोबारा घर है, कहने लगे कि नहीं आपने लाजमी करना है। अब मेरी अम्मी इतनी रिस्पेक्ट करती थी उनकी, ख्वाजा साहब की और इफ्जाल साहब की। अम्मी ने मुझे कहा देख मेरी थी एक क्या ड्रामा कर ले, फिर अगो तेरी मर्जी है तू करी ना करी। मैं कहा अम्मी नहीं मैंने नहीं करना। इफ्जाल साहब ने तब मुझे एक बात की, किट्टी मेरी गल गौर न सुन ले। हाँ बहुत स्टाइल से बात करते थे। किट्टी मेरी गल गौर न सुन ले, आज तू कह रही है तू ड्रामा नहीं करना, 16 दिन बाद तू कहेंगी मैनू नींद नहीं आ रही, ड्रामा कदों करना है तो 9 कदों बजने ने। वाह 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 वाह। मैं उनकी शक्ल देखती रही, मैं कही इन्होंने मुझे बात क्या की है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट में ही नहीं था कि मैंने ड्रामा करना है। मैं कहा अच्छा अम्मी ठीक है, मैंने बड़ी बेदिली से ना कह दिया कि अच्छा ठीक। उनकी बात एक ऐसी सच साबित हुई। हकीकतन 16 दिन के बाद जब ड्रामा उन्होंने कहा कि हाँ जी अब स्पेल ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो मुझसे उन्होंने पूछा अब आपने दोबारा करना है। मैंने कहा सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इसके बगैर तो मेरी लाइफ ही नहीं है। उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि तुम रात 9 बजे का वेट किया करोगी, तुम घड़ी देखा करोगी कि कब रात के 9 बजने हैं। ये ऐसी एक एडिक्शन वो चीज मेरी लाइफ में बन गई। और इसकी वजह क्या थी? लोगों का जो फीडबैक होता है फीडबैक या सब्जेक्ट और या क्या वजह वो थी? कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार, वो मोहब्बत जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री से, वो मुझे यहाँ मिला। इसमें कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि जो फेम नेम विद एवरीथिंग, जिसमें आप पैसा भी कह सकते हैं, मोहब्बतें भी कह सकते हैं, वो मुझे इस मीडियम से मिला है। तो मेरे लिए तो ये मीडियम सबसे मोतबर है और मेरा दिल धड़कता है। मतलब उस जगह के लिए मैं दिन रात दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको शाद आबाद रखे। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि हर गलती कोताही को आप ठीक करके इस जगह को ठीक करें, क्योंकि हजारों लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है इसके साथ। और अगर आप अच्छा काम करें, अच्छे सब्जेक्ट्स पर आप ड्रामे बनाएं तो बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप सोसाइटी में। इवन अगर आप साफ सुथरे तरीके से सिर्फ एंटरटेन भी करें तो भी अगर लोग एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, रिलैक्स होते हैं और उसमें वल्गैरिटी नहीं है, बेहूदगी नहीं है, बेरा रवी नहीं है, तो लोग अपना अच्छा है हल्के फुल्के होके जाएं। बल्कि एंटरटेनमेंट के थ्रू आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते जी, हैं। जी। आप लोगों को अच्छी चीज़ों पे मोटिवेट कर सकते हैं। आपका नॉलेज तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। जर्मन हम में सभी तालिब इल्म हैं। जर्मन में फिल्म के जरिए लोगों को जी, एंटरटेन जी, किया ऐसे ही, गया और उनकी ऐसे ही। ग्रूमिंग की ऐसे ही। गई, मुआशरा तरतीब दिया गया। ऐसे ही। और एंटरटेनमेंट के जरिए और एजुकेशन से हम लोगों को अपने मुल्क में ग्रिप लेकर आ सकते हैं। दुरुस्त कहें। और कोई वजह नहीं है कि आप एक इन अ लाइटर वे, इन अ लाइटर मोड आप लोगों को तफरी भी दें और आप उनको एजुकेट भी करें। बहुत अच्छी बात की आपने। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बहुत सारी यादों के साथ और बहुत सारे अपने तजुर्बे के साथ और बहुत सारे बड़े लोगों के जिक्र के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मेघा साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? मेघा जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ओए होए होए, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ तो कोई थप्पड़ खा लेंदी ਹੁੰਦੀ। बिल्ली थप्पड़ कैसे मारती है? ऐसे ऐसे तो जंगली बिल्ला लग रहा है, वो भी सर्कस का। मेघा जी, थिएटर के इश्तहारात में आपके नाम के साथ कताला लिखा नज़र आता है, इसका क्या मतलब है और ये आपके नाम के साथ क्यों लिखा जाता है? एक तो आपने बता दिया कि अफजाल साहब ने ये रखा था आपका नाम।
और इसके जो मीनिंग है आई थिंक सो कि कत्ल करने वाली, हाँ, कत्ल करने हाँ, लेकिन वो थोड़ा मेरी अदाएं इस तरह की थी शायद, इसलिए इफ्जाल साहब ने मेरी अदाएं देखते हुए मुझे कताला कह दिया। हकीकतन लोग ज्यादातर मेरा नाम कताला कह के बुलाना शुरू हो गए थे। अच्छा, मेघा लोगों को खत्म लगा हो गया। कि ये कताला है, बल्कि ये टाइटल मेरा नहीं ख्याल के थिएटर की हिस्ट्री में ना किसी को पहले मिला और ना किसी को बाद में मिला, क्योंकि डांसिंग डॉल्स और ज्वाला तो बहुत आए, लेकिन कताला एक ही रही। हाय हाय, दुनिया स्टेज की कताला, मुझे क्यों निकाला। आप तो ना तो मेघा जी, आपको कताला आपकी अदाओं की वजह से कहा जाता है, तो कुछ अदाएं हमें भी दिखाएं। मैं टेबल चुको मैं दिखाऊं। यहाँ तो नहीं हो सकता। यहाँ तो आप इसी अदाओं से गुजारा कर लें। बस आज तुम्हारी स्कूटर बिक जानी। अच्छा जी जनाब। मेघा जी, आपका गाना बॉर्डर पार बहुत सुना गया है, इसके बाद आपको दिलजीत जी ने भी ऑफ़र दी है, और ये बताइएगा कि ये गाना भंगड़ा है या रोमांटिक है, और ये कब रिलीज़ होगा? क्या पूछा है? ले, क्योंकि इतनी अच्छी ऑफर अभी तक मुझे खुद तो हुई नहीं। अच्छा नहीं, नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अपने एल्बम रिलीज हो रहे हैं। अभी ईद पर मेरा एक गाना आया है, ईदा आइयां ने। आजा वलीदा यानी, आजा वलीदा यानी। इस वक्त सिंगर्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडियन पंजाब में, इनमें कौन आपको ज़्यादा पसंद है? बहुत सारे हैं इस वक्त माशाल्लाह। सुनिधि बहुत अच्छा कर रही हैं, श्रेया घोषाल हैं। नो मेल सिंगर्स में। मेल सिंगर्स में दिलजीत इटसेल्फ बहुत अच्छे सिंगर है, और अभी एक और भी आए थे पिछले दिनों, गिप्पी ग्रेवाल, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारे प्लेस जो हैं थिएटर के, ये बहुत देखे जाते थे इंडिया में ना, और ये वही ज़माना है जिस ज़माने में आप लोग काम कर रहे थे ना ज़्यादा। शाह जी तुसी भी उसे ज़माने दे हो। तो उस ज़माने में आपको कोई ऑफर वगैरह नहीं हुई वहाँ से? शाह जी ऑफर्स तो आती थी, और ये है कि मतलब कभी ऐसा मूड ही नहीं बना कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं काम करूँ, क्योंकि यहाँ पर ही माशाल्लाह इतनी मसरूफियत थी। एक बार मैं और नसीबो लाल जी शो पर गए थे दिल्ली में, वहाँ पर हमारा एक शो हुआ था, तो लेकिन वो भी मैं जिस तरीके से टाइम निकाल कर गई थी कि पीछे जो हमारा जो ड्रामा, आपको पता है ड्रामे का हमारा हाँ, एक रोज का हमारा एक होता है, तो इस वजह से वो जहन ही नहीं किया कि हमने वहाँ जाना है और काम करना है, क्योंकि अल्लाह का इधर ही लाख लाख शुक्र है। मेघा जी, शोबिस की ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो पसंद की शादी करती हैं, तो आपने लव मैरिज की या अरेंज? बंद है। शादी पसंद की हो या अरेंज हो, वो एट दी एंड जान से जानवर तक का सफर ही होता है। अब मोहब्बत का तजुर्बा आपका अच्छा नहीं रहा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो मेरा स्टार है ना, क्योंकि आई एम कैंसेरियन, तो आपको पता है जो कैंसेरियंस होते हैं ना, वो इतने लविंग होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, निछावर करने वाले होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ जो है ना वो दूसरों के लिए निछावर कर दी, मैंने अपनी जिंदगी अपने लिए जी ही नहीं। तो लेकिन बदले में आपको ना, मतलब आपके कहते ना हाथ खाली, बस वही रह जाते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो अल्लाह ताला की ज़ात आपको देती है, वो शायद आप इस काबिल नहीं होते, लेकिन वो आपको दे देती है। और जब चीज़ आपको नहीं मिलती और उस पर आप रिग्रेट करते हैं, तो वो अल्लाह की ब्लेसिंग्स को कभी नफी नहीं करना चाहिए। जो नहीं दी उसमें भी उसकी कोई हिकमत है। तो मैं इसलिए हमेशा हर हाल में खुश रहती हूँ, मगर तजुर्बा कोई आपका जान मोहब्बत- हो या जानवर हो, आई डोंट केयर। नहीं, तो ये मोहब्बत में आप क्या समझती हैं, नाकामी आपकी वजह से हुई कि दूसरी तरफ से हुई? नहीं, दूसरे की तरफ से होती है, हम क्यों अच्छा। करें, वही बात। और कितनी हम मरतबा ऐसे है ही नहीं। और आपने कहा कि कभी भी नहीं हुआ, तो कितनी मरतबा? और नहीं, मुझे फिर हो जाएगी। नहीं, उम्मीद तो दुनिया का है। ये जो आपने बहुत सारी मोहब्बतों का जिक्र किया, इसमें से किस मोहब्बत का सबसे ज्यादा आपको दुख हुआ या शिद्दत से आप चाहती थी कि ये खत्म ना हो?
ख़त्म तो मोहब्बत कहीं भी नहीं होती, क्योंकि रिश्तों में मोहब्बत रहती है। देखें, अगर आपका रिश्ता कहीं ख़त्म भी हो गया ना, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके शऊर में, आपके लाशऊर में रहता है। तो मेरा ख्याल है कि वो सफ़र उतना ही होता है और यादें हमेशा बाकी रह जाती हैं। तो बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेघा साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मेघा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। Any regret in life? बस शाह जी, रिग्रेट तो बहुत सारे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि इंसान के अख्तियार में कुछ नहीं है। मैंने जो ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इस कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी भी लाइफ गुजारूंगी जिसमें नाकदरे लोगों के दरमियान मुझे रहना पड़ेगा। तो बड़ी तकलीफ़ भी होती है, पछतावा भी होता है कि काश मैं राइट टाइम पे राइट डिसीजंस कर लेती। नाकदरी पे बहुत मुझे अफसोस होता है। और ये नाकदरी आपको महसूस होती है 2015 की, जब आपने स्टेज से रिटायरमेंट ली, उसके बाद से? बस कह सकते हैं कि अब तब सारा वक्त हम लोग काम में मसरूफ़ रहते थे। फिर बीच में एक ऐसा पीरियड आया कि घर पे बैठे सेक्रीफाइसेस की और अपने लिए नहीं सोचा। औलाद का ना होना, आपको पता है कि हर इंसान की जो चीज़ें होती हैं वो देखें, एट द एंड जो अपनी औलाद होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। हाँ, लाख दुनिया के साथ कर लें और इर्द गिर्द आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अपनी औलाद होती है वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह का काम है, इसमें इंसान बेबस है। तो ये एक ज़रूर ज़िंदगी का अफसोस रहेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको हर वो नेमत अता फ़रमाए जिसकी आप ख्वाहिश करती हैं। और औलाद तो यकीनन ऐसी चीज़ है जिसकी हर इंसान ही ख्वाहिश और तमन्ना और आरज़ू रखता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। और बस हर वक्त जो हंसने वाला इंसान होता है ना, उसके पीछे बड़े दुख होते हैं शायद, बहुत दुख होते हैं। और कभी भी मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वो चीज़ें दिखाऊं या बताऊं या अपनी ज़िंदगी की कमियां बताऊं, कभी नहीं। बस फिर भी हर हाल में अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। हर हाल मैं ज़रा मुख्तलिफ हूँ। मैं दुनिया को अपना कभी भी सैड चेहरा नहीं दिखाती, क्योंकि दुनिया हमेशा हमें हंसता हुआ देखना चाहती है, लेकिन हमें तकलीफ़ें शायद आम बंदे से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम घर भी फेस कर रहे होते हैं और हम बाहर भी फेस कर रहे होते हैं। तो हमारी लाइफ बहुत टफ है हर लिहाज से। हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, हमें बातें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं और हमें बातें दिल में भी रखनी पड़ती हैं। उसके बावजूद हमें अपने फेस पे स्माइल रखनी पड़ती है। ये फनकारी है। सबसे यादगार लम्हा आपकी ज़िंदगी? शाह जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पर देखा था, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई। मेघा साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जिस दिन मेरी वालदा की डेथ हुई, वो तो ऐसे था कि जैसे क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि मेरा तो ना कोई भाई था, ना उस वक्त मैंने शादी की हुई थी। तो वो मेरे लिए एक कह लें कि एक छत की हैसियत रखती थी। तो जब वो उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा वो छत मेरे सर पे आ गिरी और उस वक्त मुझे लगा कि मैं वाकई बेआसरा हो गई, क्योंकि वो इतना मेरे साथ उनकी मोहब्बत थी। हालांकि और भी उनकी बेटियां थी, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो मेरे साथ उन्होंने बहुत जान मारी, बहुत मुझे ग्रूम किया
और मुझे दुनिया की हर चीज़ उन्होंने ला कर दी, मेरी ख्वाहिशात पूरी की। तो जब वो गई ना तो यकीन माने दुनिया तो थी लेकिन वो बेरंग हो गई, उनकी वजह से दुनिया रंगीन थी। वो लम्हा अभी भी मैं उनके हाथ का जो लम्स है वो अपने हाथ में फील कर रही हूँ। जब जाते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा था। अच्छा, आप उनके साथ थी जब वो? जी, मैं साथ ही हॉस्पिटल में, तो मैंने दुनिया से उनका हाथ रुखसत हुई, पकड़ा अच्छा। हुआ था। तो बस वो उनकी आंखों में वो जो था, जिंदगी खत्म हो रही थी उस वक्त उनको देख के। यहाँ पर उनके वो लगा हुआ था क्योंकि लास्ट डेज में उनके किडनीज और लिवर और हार्ट अटैक, तो वो जो सैचुरेशन उनकी गिर रही थी, लग रहा था मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। लेकिन एहसास नहीं था कि मैं इतनी जल्दी चली जाएगी। पता नहीं माँ क्यों चली जाती। अगर अल्लाह माँ देता ना तो उसको इतनी जिंदगी दे कि वो हमेशा साथ रहे। और हमारी तो होती माएँ हैं शाह जी, शोबिस की खातून की जिंदगी बहुत खतरनाक और बहुत डिफिकल्ट होती है, और उनकी माएँ सब कुछ होती हैं। और ये जो आपकी अपने शोबे में कामयाबी थी, ये देखी उन्होंने? बिल्कुल देखी। और वो मुझे अक्सर मना करती थी, ए ना छाला मारिया कर, गोडे रह जाएंगे नहीं। क्योंकि मैं इतना मतलब कि गुम होकर परफॉर्म करती थी कि बाहर आके कभी कोनियाँ छिली हुई, कभी घुटनों से खून, कभी पाँव से खून। ये कहती थी ना कर, बाद में तंग होगी तो। आंखें नहीं पता था। बस ये दुख रह गया कि मैं उनको उम्रा या हज पे साथ नहीं लेके जा सकी, क्योंकि फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम उम्रा किया तो अपनी वालदा के नाम का किया। अल्लाह का घर देखते ही मैंने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन मेरी वालदा ने मेरे साथ बहुत जान मारी है, बहुत जान मारी है। कब इंतकाल हुआ आपकी वालदा का? उनका हुआ 2014 में। 2014 में जी। और 13 में मेरी बड़ी सिस्टर फौत हुई थी, ओहो। वो भी बस बड़ी तकलीफ काट के गई। वेरी सैड। बस उनके पीछे ही वो भी चली गई। वो बेसिकली पैरालाइज्ड हो गई थी, 17 साल वो बेड पे रही। तो मैंने बड़ा ये तकलीफ़ों वाले जो चीज़ें हैं ना बहुत करीब से देखी हैं, बीमारी बहुत करीब से देखी है। मेरे ज़्यादा खुश रहने की वजह भी यही होती है कि मैं वो चीज़ें भूलना चाहती हूँ, कि मुझे वो चीज़ें याद ही ना आएँ, क्योंकि उसको देख देख के हमें ज़िंदगी की अहमियत का एहसास होता था। जब आप चल नहीं सकते, कप नहीं उठा सकते, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, तो ये मोहताजी की ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक होती है। आज भी वो उसके फ़िक्र कानों में गूंजते हैं। मैं जा रही थी उधर, मेरा ख्याल है इंग्लैंड जा रही थी, तो मैंने उसको कहा बीना मैं जा रही हूँ, इंग्लैंड जा रही हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? तो आगे से रोके कहती किट्टी मेरे लिए लत्ता ले आई, मैं चलना चाहती हूँ। तो उस वक़्त अब इतनी बेबस इंसान लगता है कि दुनिया की दौलत आपके पास है और आप जा रहे हैं और आप अपने घर वालों से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो वो आगे कहती है किट्टी बस मेरे लिए लत्ता ले आई, मैं चलना चाहती हूँ। तो ये दिल में ना फिर वो चीज़ें देख के ना अपनी चीज़ों को इंसान ये कहता है कि यार जो अल्लाह ने किया हमारे लिए अच्छा किया, एटलीस्ट कम से कम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सेहत तो है ना। कौन सी ऐसी चीज़ ज़िंदगी की, ऐसा रिश्ता, ऐसा वाक़या जो मेघा चाहती हूँ कि मैं डिलीट कर सकूँ काश?
ये मेरी लाइफ से ये डिलीट हो जाए, निकल जाए? अब वो क्या कहें कि अगर रिश्तों के नाम ले तो वो फिर कहते हैं ना कि जाना तो फिर उठे ही है, तो बस ये रहने दी, ये डिलीट कर दें क्वेश्चन। असल में पता क्या है, आप के वास्ते जो पढ़ते हैं ना वो मुख्तलिफ लोगों से पढ़ते हैं, उसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। सम टाइम वो कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वरना ज़िंदगी का सबक मिल जाएगा। और वो जो सबक होता है ना वो फिर ऐसा होता है जो इंसान भूल नहीं पाता, ये लाइफ का वो सबक होता है। आप देखें हमने कितनी जमातें पढ़ी, शायद मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैंने मैट्रिक में क्या पढ़ा और मैंने FA BA में क्या पढ़ा, लेकिन जो ज़िंदगी के सबक है ना वो आज भी याद हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए, और हमेशा जो मेरी वालदा कहती थी कि अल्लाह किसी नेक दे मत्थे लावे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तल्ख याद, को बात जो किसी ने कर दी हो और आपके हाफजे में रह गई हो, आपको आज तक याद हो या चुपती हो? जी बिल्कुल, स्टार्ट में तो हमें यहाँ तक सुनने को मिला था, है एदा मुँह वेखो, एदा मुँह हिरवन वाला है वे, हैं ले एवे हिरवन बनी फिर दी है, ये भी सुना। उसने वो कहा था ना वो आज भी मेरे सामने आता है, तो मुझे उसका सलाम बाद में सुनाई देता है, पहले उसका कहा हुआ वो लफ्ज़ मेरे कान में दोबारा से टन टन बजना शुरू हो जाता है। क्या कहा था? अरे तो जोर सतारा है, क्योंकि उनके नज़दीक वो एक जोहर का टाइम होता है ना, जी, उसके बाद जवाल का टाइम जोहर। आता है, जोहर और असर के दरमियान जो टाइम आता है उसको हम जवाल का है ना, वो जवाल गुरूब कहते हैं। का। हाँ जी, तो कहते हैं डाउनफॉल का। डाउनफॉल। वो जो लफ्ज़ थे ना आज भी मुझे वो याद है, जोर सतारा, जोर सतारा, नहीं 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 नहीं, वो जो ऐसे वाला था ना इशारा, वो और ये लफ्ज़, वो आज भी वो शख्स मेरे सामने आता है तो वो उसके सलाम के पहले मुझे ये अल्फाज गूंजते हैं। और फिर एक थे शख्स, उनको जब बताया कि जी ये हमारी नई आर्टिस्ट आई हैं, इनका ये नाम है, तो उन्होंने एक जोरदार कहकर लगाया हा 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 हा, यानी कि इस तरीके से तमस्खर उड़ाना। और ये जैसे बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, जिन दो का आपने जिक्र किया, कभी इन्होंने माफ़ी मांगी बाद में अपने रवैये पे? शायद उनको तो याद भी ना होगा ना। आपने कभी उनसे बात की? कभी एक तो दुनिया से चले गए बात करने से पहले ही, और दूसरे जाने वाले। मगर आपने उनसे कभी कहा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी कभी भी उनको रियलाइज नहीं कराया कि आपके इस इशारे से मुझे कभी भी नहीं, तकलीफ हुई थी? कभी भी नहीं। हाँ, मगर एक बार ऐसा हुआ कि हंसी भी आती है मुझे लोगों की ज़हनियत पे। हम लोग पूरा महीना ना एक फ़िल्म की शूट पर बैंकॉक चले गए, बड़ा अच्छा शूट हुआ जी, क्या बात है जी, मेरे सॉन्ग्स भी हो गए सारे, बड़ा अच्छा मेरा रोल, नो डाउट। लेकिन जब वापस आए पता नहीं क्या हुआ, क्या वो उन्होंने घोल के पिलाया उस बंदे को, कि मैंने जिस दिन हमारा वो फोटो शूट, वो रूनुमाई होती थी ना, आपको पता है रॉयल पार्क में फोटो शूट्स लगते थे और तस्वीरें में भी सब लगी होती हाँ थी जी, तो देखना कि हाय ये, और उस वक्त एक जुनून होता था ना कि यार ऐसी फिल्म की थी है, और फिर हम बाहर कर कर आए हैं फिल्म। मैं गई बड़ी खुशी खुशी चाहिए कि मैं देखूं कि मेरी फिल्में, अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरी पिक्चर नजर नहीं आ रही। पूरा महीना शूट और काम करने के बाद मैं देख रही हूँ मेरी फिल्म, मेरी पिक्चर। लेकिन मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा यार ये ड्रेस मेरा है, ये धड़ किसका है? मैं हैरान परेशान, मैं उधर देखूं, उधर भी धड़ मेरा, सर किसी और का, उधर देखूं चेहरा किसी और का, फिर धड़ मेरा, चेहरा किसी और का। मैं हैरान परेशान, मैं कहा ये हुआ क्या है मेरे साथ? बाद में पता लगा जी वो जो प्रोड्यूसर साहब थे और जो हीरोइन थी वो उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उनकी फरमाइश पर जो आपके सीन थे वो सारे उन पर कन्वर्ट करके, तो ये सारा हमने फोटो सेट ही सारा चेंज करा दी। तो करियर के शुरू के दिन थे आपके? नहीं नहीं, काम कर रही थी मैं। बहुत तकलीफ हुई होगी आपको? ऐसी तकलीफ यहाँ तक भी हुआ है कि हम एक फिल्म थी, उसमें बड़ा अच्छा मेरा रोल था और पूरी फिल्म हम लोगों ने की, लेकिन फिर वही हरकत हुई, जब सिनेमा में गए पूरा मेरा रोल सेंसरशिप की नज़र हो गया या कटिंग हो गई, जो भी वट एवर जिसने किया, सिर्फ एक गाना बच गया फिल्म में। और वो गाना आज भी वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे थिएटर में वो हो रहा होता है, और इस कदर वो हिट गाना हुआ कि वो उस फिल्म की शनाख्त वो गाना। कौन सा गाना था? हुस्न तेरी कमजोरी, अच्छा। नोट मेरी कमजोरी, प्यार की फेंक के डोरी, मेरा सब कुछ कर ले चोरी, तबीयत कर दी। ये बड़ा हिट एक आइटम सॉन्ग है, लेकिन मकसद फिर वही कि जब आपको हकदार को हक ना मिले, और वो काम, मतलब आप क्या सोच के अगले बंदे की दिल आज़ारी कर रहे हैं कि अल्लाह के घर जाके जवाब नहीं देना कि आप एक
स्पेसिफिक अपनी कुछ चीज़ों के लिए आप किसी का करियर ख़राब कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ हुआ है, हक तलफियाँ हुई हैं, हक खाए गए हैं, ऐसे ही जो हैं वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। और लास्ट टाइम जब मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकली थी, ये मैं आपको लिटरली इसका एंडिंग बता रही हूँ, तो मैंने हाथ उठा के ऐसे एक अल्लाह के हजूर देखा था, अच्छा अल्लाह अब ये तेरे हवाले, अब तू जान और ये जान, मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिल्म नहीं की, फिर मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन थिएटर की तरफ किया, टेलीविजन और थिएटर। मेघा के नज़दीक ज़िंदगी क्या है? फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पेन्स, फुल ऑफ रिग्रेट्स, यही है। क्योंकि माजी, हाल, मुस्तकबिल ये कभी सेम नहीं हो सकता। तो जो इंसान को नहीं मिलता, इंसान उसके लिए सोचता है, उसके लिए रोता है, और जो मिल जाता है उसकी नाकदरी करता है। तो मेरा ख्याल है यही है इंसान। आपको लगता है कभी आपने भी किसी रिश्ते की, किसी चीज़ की, जो कुछ मिला उसमें से किसी की नाकदरी की? हाँ, आपसे भी हुई? बिल्कुल हुई। वो इसलिए कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि अब मैं ही सारी ठीक हूँ या अगले रिश्ते ठीक हैं। हर इंसान से भूल चूक, ऊंच नीच हो जब जाती है। आपको एहसास हुआ तो आपने इसका एतराफ़ किया? अपने अंदर किया, वैसे नहीं किया। वैसे नहीं। वैसे नहीं किया क्योंकि फिर तब तक बहुत देर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. मेघा, आप तशरीफ लाई जी। और ऐसे ही जिसे कहते हैं ना, हंसती रहिए ज़िंदगी में, मुस्कुराती रहिए, और अल्लाह ताला आपकी सारी ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं जो हैं वो पूरी करे, और आपको ज़िंदगी में हर वो चीज़ अता करे जिसकी आप आरज़ू करते। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।